नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एडवांस वर्ब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एडवांस वर्ब जो होती है जनरली वो उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में ही आज हम पूरा का पूरा डिस्कशन रखने वाले हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, कैसे इनको लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप बेसिक डिफरेंस समझिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, यदि मैं बात करता हूँ फाइनाइट वर्ब की, तो जो फाइनाइट वर्ब होती है ये सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। टेंस यदि प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का प्रेजेंट वाला फॉर्म, पास्ट वाला फॉर्म, उस तरीके से उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है फ्री वर्ब होती है। ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, नो चेंज विद टेंस सब्जेक्ट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आई सिंगुलर है तो राइट आया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ लेटर, ये प्रेजेंट टेंस में। फिर देखो ये वर्ब चेंज हो गई, आई के साथ में तो सब्जेक्ट ही आता है, आई के साथ में सब्जेक्ट ही आता है। जैसे दे रोट अ लेटर, यदि मैं बात करूँ ही राइट्स अ लेटर, तो ही सिंगुलर है तो राइट सिंगुलर वर्ब हो गई। ये आई के साथ में प्लूरल वर्ब आती तो प्लूरल हो गया। दे है तो यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब आ गई। इस तरीके से ये चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2+V1 जो है, ये कहीं पर कुछ भी आपने चेंज कर दिया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बेसिक डिफरेंस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का ये होता है कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो बाउंडेड होती है टाइम से, वो बाउंडेड होती है सब्जेक्ट से, तो ये टेंस बाउंड होती है। लेकिन ये फ्री होती है, कौन सी? नॉन फाइनाइट वर्ब। इनको हम एडवांस वर्ब भी बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कौन सी वर्ब भी बोलते हैं? एडवांस वर्ब भी इनको कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। जैसे यदि मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब की जो फैमिली होती है उनमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहली चीज उसमें आती है जेरेंड। क्या आती है? जेरेंड। दूसरी चीज उसमें आती है इन्फिनिटिव। 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 और तीसरी जो चीज आती है ये आती है पार्टिसिपल्स। अब ये जनरली काम क्या करेगी नॉन फाइनाइट वर्ब, तो देखो ये सब्जेक्ट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का, यदि मैं आपको देखूं या आपको एक चीज बताऊं इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब की फैमिलीज में, तो ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करती। ये नाउन की तरह फंक्शन करती है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर देती है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर देती है, एडजेक्टिव की तरह। तो यानी कि ये नाउन और एडजेक्टिव, मेजरली ये दो ही चीजों का ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है। यानी कि यदि आप नॉन फाइनाइट वर्ब की स्टडी कर रहे हैं तो या तो वो नाउन का काम कर रही होगी या तो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। अब हम एक एक करके इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे पार्ट 1 की बात करें हम जेरेंड की, तो जेरेंड जो होता है ये क्या होता है, कोई भी वर्ब का जो फॉर्म है वो आईएनजी वाला फॉर्म क्या होता है? जेरेंड होता है। वर्ब का आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? जेरेंड। और ये वर्क करता है एज अ नाउन। एज अ ये एज अ नाउन वर्क करता है। अब ये क्या क्या बन सकता है इसको हम चेक करेंगे। देखिए, तो जेरेंड के हम 8 एग्जांपल्स यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम जेरेंड की बात करें, जब सेंटेंस की शुरुआत ही एक एक्टिविटी के नाम से हो, जैसे स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग improves योर नॉलेज, कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी, सिंगिंग प्रोफेशनली रिक्वायर्स ट्रेनिंग, स्विमिंग बर्न्स मैनी कैलोरीज, गैम्बलिंग हैज ruined मैनी लाइव्स, वेटिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब का आईएनजी वाला जो फॉर्म है ये किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट में ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इस सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब यदि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल होता है तो क्या ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी किया सकता है? यस, सेकंड एग्जांपल है इसका। यदि हम जेरेंड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं,
मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक अलग से क्लास लूंगा जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, लेकिन आप ये समझिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है जो वर्ब के सीधे बाद में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाता है कि वो कोई प्रिपोजिशन के साथ में आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, आई रियली एंजॉय टीचिंग, ही फिनिश्ड राइटिंग द रिपोर्ट, वी शुड अवॉइड मेकिंग नॉइज, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो देखो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज की गई है, ये ऑब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया है, वर्ब के सीधे बात में आया। जैसे सी सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क, आई हेट गेटिंग अप अर्ली, डू यू लाइक डांसिंग एट पार्टीज, ही केप्ट टॉकिंग ड्यूरिंग द मूवीज। तो ये सारी की सारी चीजें। फिर आगे देखिए, यदि मैं जेरेंट की बात करूं तो आफ्टर प्रिपोजिशन भी इसका यूज किया जा सकता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी कि कोई भी प्रिपोजिशन के तुरंत बाद में यदि मैं वर्ब को लिख रहा हूं तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है, और ये किसका काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन की तरह यूज किया जाता है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और किसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रिपोजिशन का। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सी इज गुड एट कुकिंग, टायर्ड ऑफ वेटिंग, पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग इज सीवियर। ठीक है, फिर आगे देखिए, इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आफ्टर फिनिशिंग वर्क आई वेंट होम, सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड, बिफोर लीविंग से गुड बाय। तो ये प्रत्येक जो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आया है प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में आया है, इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इनकी तरह भी इसका यूज किया सकता है। तो हम तीन यूजेस जनरली जेरेंड के समझ गए हैं। पहला यूज हम जेरेंड का समझे हैं क्या, जेरेंड का यूज हम कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। दूसरा यूज हमने जेरेंड का किया एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो यूज हमने इसका देखे हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिर पार्ट टू जो है इसका, ये चर्चा की जाती है इन्फिनिटिव्स के बारे में। किसके बारे में, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स के बारे में चर्चा की जाती है। अब ये इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, तो देखो, ये इन्फिनिटिव्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये शो करते हैं पर्पस। कोई भी चीज का जो पर्पस है उसको शो करने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये टू प्लस वी वन होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है। और एक और होता है इसको, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो फुल इन्फिनिटिव की यदि हम बात करें, जो टू प्लस वी वन वाला होता है, इसके यूज हम देखा है। तो ये किसकी तरह यूज किया जाता है, पर्पस, जब हमको किसी चीज का पर्पस दिखाना हो, व्हेन वी शो, व्हेन वी शो एनी पर्पस, एनी पर्पस, या वी वांट टू शो एनी पर्पस, तब हम इसका यूज करते हैं। किसकी तरह यूज किया जाता है, फंक्शन किसका करता है, एज अ नाउन, नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि वी ईट टू लिव, भाई हमको जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ही वेंट होम टू स्लीप, वो घर वो घर गया था काहे के लिए, सोने के लिए। तो यहाँ पे यूज किया गया है, एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, लेकिन ये पर्पस जनरली हम देखते हैं पर्पस को शो करने के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज हार्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी किसी को माफ करना एक अच्छी चीज है। फिर देखो, सी डिसाइडेड टू स्टे, यानी कि उसने यह निश्चय किया था कि वो रुकेगा। माई एम इज टू सक्सीड, बिल्कुल सिंपल है। तो ये टू प्लस वी वन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी हैव टू शो एनी पर्पस, देन वी कैन यूज द इन्फिनिटिव। अब आगे देखिए, टू प्लस वी वन हमने पर्पस की तरह यूज कर लिए। अब हमको जो यूज करना है वो है बेयर इन्फिनिटिव्स। अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, टू का यूज तो किया नहीं जाता इसमें, डायरेक्ट भी वन आएगी। अब भी वन आएगी तो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, देखो भी वन कहाँ कहाँ आती है, कोई भी मॉडल्स जो रहते हैं उसके तुरंत बाद में भी वन का यूज किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम इसको यूज करते हैं। देखो, मॉडल्स कैन, विल, मस्ट और स्पेसिफिक वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स रहती है जिसके बाद में हम टू का यूज
नहीं करते, ठीक है, उनको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। परसेप्शन को शो करने के लिए भी हम कभी भी टू का यूज नहीं करते। देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुमको बहुत कड़ी मेहनत करना चाहिए। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, ठीक है। सी शुड गो, अब यहाँ पे जितनी भी मॉडल्स हैं उनके तुरंत बाद में हमने किसका यूज कर दिए, V1 का यूज कर दिए। यहाँ पे देखो, लेट हिम स्पीक, अब यहाँ पे ये कॉजेटिव है। कॉजेटिव वर्ब हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है, कॉजेटिव सेंटेंस की भी हम बात करें तो। आई मेड हिम क्राई, वी शॉ हर डांस, परसेप्शन को शो करने के लिए। आई हर्ड देम साउट। तो ये कुछ बेयर इन्फिनेटिव्स के एग्जांपल है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर आगे आते हैं हम पार्टिसिपल्स पे। देखो, एक चीज हमने गौर किया होगा कि जितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसको मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। वो मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लेकिन पार्टिसिपल्स, जेरेंड, इन्फिनेटिव, इनको वर्ब के किसी भी फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब यदि मैं पार्टिसिपल्स की बात करूं तो ये बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जनरली ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंस में। और कब कब इस्तेमाल करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें जो आपका जेरेंड होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि दोनों का ही फॉर्म वर्ब का आईएनजी वाला है। लेकिन मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब हम करते हैं व्हेन 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 टू एक्शंस हैपन साइमल्टेनियसली, हैपन साइमल्टेनियसली। When two actions happen simultaneously, then we use past participles। और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिसमें एक वर्ब तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, लेकिन दूसरी वर्ब को सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑनगोइंग स्टेज, हम 8 एग्जांपल की बात करते हैं। ये जनरली नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज मैं कुछ अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, आ बार्किंग डॉग, एक भौंकता हुआ कुत्ता। अब ये किसकी तरह यूज किया गया, यहाँ पे देखो, आ बार्किंग डॉग। तो ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया। बॉइलिंग वाटर, यानी कि पानी को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी कि उबलता हुआ पानी। अ रनिंग टैप, द राइजिंग सन, यानी कि उगता हुआ सूरज। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ स्माइलिंग फेस, एक्साइटिंग न्यूज, अ वर्किंग वुमेन। यानी कि जनरली इसका यूज ऐसे किया जाता है कि एक आर्टिकल रहेगा, उसके बाद में एडजेक्टिव, और फिर नाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये हम यूज करते हैं वर्ब के आईएनजी के फॉर्म पे, और ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसका एक और यूज है, वो आप समझिएगा, मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक और यूज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, इसको यदि मैं यूज करना चाहूँ तो ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। चलो देखते हैं कैसे। यदि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला कि दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो एक वर्ब को जो है हम वो तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, लेकिन जो दूसरी वर्ब है उसको सीधे वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, सिटिंग ऑन द चेयर, ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी। अब यहाँ पे ये जो सिटिंग है ना, ये आपका यूज किया गया है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आगे एक वर्ड हिडन रहता है, इसको बोलते हैं हम वाइल सिटिंग ऑन द चेयर ही वॉचेस टीवी। तो एक वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरी वर्ब को सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे दो एक्शन साइमल्टेनियसली हुए, वो बैठा हुआ भी है और वो टीवी भी देख रहा है। तो ये चीज मैं आपको समझा। फिर आके देखिए पास्ट पार्टिसिपल। यदि मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वर्ब का
थर्ड फॉर्म ये किसकी तरह यूज किया जाता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाता है। इसमें मतलब कि टूटी हुई कुर्सी, तो ये हो गया आ ब्रोकन चेयर, आ ब्रोकन चेयर। फ्रोजन फूड, आ रिटायर्ड टीचर, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। फिर आ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, एग्जॉस्टेड ट्रेवलर्स, अ स्टोलन कार, वेस्टेड टाइम। तो यहाँ पर ये भी नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड। क्या आपके पास समझ में आई? चलो आगे देखिए। फिर है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पहले इसकी की पूरी कहानी आप सुन लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल की, कि ये क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमने दो चीज पढ़े। पहली चीज हमने पढ़ी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैंने आपको बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब दो एक्शन साइमल्टेनियस साथ साथ में चल रहे होते साथ साथ में चल रहे होते दो एक्शन। जैसे कोई बैठे बैठे खाना खा रहा है, कोई बैठे बैठे टीवी देख रहा है, कोई बैठे बैठे कुछ गा रहा है, तो उसमें साइमल्टेनियसली एक्शन चलते हैं। लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से खत्म, तब दूसरा काम स्टार्ट होता है, तब दूसरा काम हम करेंगे। यानी कि पहला पूरी तरीके से करेंगे, यानी कि टाइम गैप होता है इसमें, दोनों में टाइम गैप थोड़ा सा। तो इसका जो फॉर्म होता है ये दो तरीके से लिखा जाता है जनरली। एक इसका एक्टिव फॉर्म होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक इसका जो पेसिव फॉर्म है ये होता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे, जैसे हैविंग फिनिश द वर्क ही वेंट टू स्लीप, यानी कि वह काम तो खत्म करने के बाद में क्या किया, सो गया। फिर हैविंग फेल्ड वंस ही डिसाइडेड ट्राई अगेन, एक बार फेल होने के बाद में उसने फिर से डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगा। हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू ऑफिस, यानी कि वह खाना लेकर के कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। हैविंग सीन द टाइगर द बॉय रन अवे, मतलब उसने टाइगर को देखा और वो भाग गया। हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट ही वॉज वेरी सैड, यानी कि उसका पर्स खो गया तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो एक घटना घटित हो गई है, उसके तुरंत बाद में ही दूसरी घटना स्टार्ट हुई है, तो हम इसको कहते हैं। बाकी हमको इतना ही पढ़ना है इसमें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इतनी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेंगलिंग पार्टिसिपल है जो कॉमन एरर अलर्ट करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। ठीक है, यानी कि वो पार्क में घूम रहा था और उसको एक सांप ने काट लिया। इसका मतलब हुआ सांप पार्क में क्या हुआ, चल रहा था। आगे देखिए, while he was walking in the park a snake bit him, walking in the park he was bitten by a snake। अब यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। देखो while मैंने अभी बताया आपको कि इसमें while में जो होता है यानी कि सब्जेक्ट हिडन होता है। while यदि मैंने लिख दिया, while के साथ में सब्जेक्ट लिख दिया, while he was walking in the park, ठीक है, फिर कॉमा लगा करके मैंने लिखा a snake bit him। अब वो घूमते घूमते उसको काटा है ना, साइमल्टेनियस एक्शन हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन यदि मोबाइल और ही को हटा दूं तो मैं डायरेक्टली कहाँ से लिखूंगा, फिर वॉकिंग से, है ना। यानी कि मुझे यदि इसको हटाना है, वाइल और ही वॉज को हटाना है, तो मैं यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता हूँ। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होते हैं। मैंने इस चीज को अभी आपको एक्सप्लेन किया था कुछ देर पहले, यदि आपको ध्यान हो तो, है ना। कहाँ पे, यहाँ कहीं पे एक्सप्लेन करा, ये देखो वाइल सिटिंग ऑन द चेयर करके मैंने एक्सप्लेन करा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। वाइल ही सिटिंग ऑन द चेयर ही वॉचेस टीवी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज पूरी क्लियर होगी होगी। तो जेरेंड जो है वो जनरली वर्ब का एनजी वाला फॉर्म है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैच फ्रेज की यदि हम बात करें एक्टिविटी के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का एनजी वाला फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है ऑन गोइंग कंडीशन, यानी कि साइमल्टेनियसली एक्शन के लिए इसको शो करता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। होप यू मास्टर्ड नॉट फाइन वाइन पर। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉलो मी फॉर मोर प्रीमियम इंग्लिश ग्रामर लेसन। मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के आऊँगा इस मास्टर क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको बहुत ये चैनल पसंद आया है या फिर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।